नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम भगवंत सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड एक विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी अपना यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम सोशियो नोट्स है, उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ जानकारियों को शेयर किया था। डिमांड के अनुसार कुछ विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर आप सेकंड पेपर से संबंधित भी कुछ जानकारी हम लोगों से शेयर करिए। तो उसी डिमांड के अनुसार मैं सेकंड पेपर पे भी चर्चा करना चाहूँगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट पेपर से रिलेट करते हैं। तो उसी को देखते हुए एक स्क्रीन पर आप लोगों को एक टेबल दिख रही होगी, है ना, एक इंडेक्स दिख रही होगी। तो इसमें वेस्टर्न हीन है, हार्मोनेटिक्स है, सिद्धांत का निर्माण है, सामाजिक तथ्य है, प्रत्यक्षवाद है, साधारण का ज्ञान है, ज्ञान का समाजशास्त्र है। मतलब ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना, अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके फर्स्ट पेपर से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ राइटर्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे। तो ऑगस्ट कॉम्टे जी ने प्रत्यक्षवाद पर बात की है, सेकंड पेपर में भी आपको प्रत्यक्षवाद दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इमाइल दुर्खिम जी भी आपने फर्स्ट पेपर में पढ़े होंगे। सोशल फैक्ट मतलब सामाजिक तथ्य पर उन्होंने बात की, तो सेकंड पेपर में भी आपको वो दिखाई देंगे। मैक्स वेबर की अगर मैं बात करूं तो मैक्स वेबर जी ने आपके वेस्टर्न हीन या हार्मोनेटिक्स, शुरुआत में इसको हार्मोनेटिक्स कहा था, बाद में वेस्टर्न हीन पद्धति के नाम से इसको विख्यात किया गया। तो वो वेस्टर्न हीन जो है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी। बाकी पॉपर, कोहन और फायरब्रैंड करके और भी राइटर्स हैं, वो भी आपके सेकंड पेपर में अलग से जोड़े गए हैं सेकंड यूनिट में। आई नो, उससे संबंधित जानकारी पूर्ण मेरे पास है। कई किताबों में बच्चों को फायरब्रैंड और कोहन और पॉपर की डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो उससे संबंधित नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, डोंट वरी। बट थोड़ा सा मैं इसको हल्का करना चाहता हूँ अपने कुछ शब्दों के माध्यम से कि अगर आपके ये 3 राइटर्स शुरुआत के तैयार हैं, जैसे मैंने बताया कॉम्टे जी और आपके इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर, तो ये 3 राइटर्स की जो थ्योरीज़ हैं, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक तथ्य और आपका वेस्टर्न हीन या वेस्टर्न हाइन भी कहा जाता है इसको, तो ये आपके फर्स्ट पेपर को भी कवर करेगा और ये आपके सेकंड पेपर को भी कवर करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं बड़े आराम से आप अगर पढ़ते हैं या समझते हैं तो आपको सेकंड पेपर में भी बड़े आराम से काम आ जाएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें अगर साधारण ज्ञान की बात करूं तो कॉमन सेंस बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ज्ञान का समाजशास्त्र, आगमन और निगमन। अच्छा, ये आगमन और निगमन जो पद्धति है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगमन और निगमन पद्धति क्या होती है। ठीक है, इस पर भी मैं चर्चा करता हूँ। तो उससे पहले लेकिन वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ये भी बीए थर्ड ईयर के सिलेबस से ही लिया गया है। उपकल्पना, परिकल्पना भी कहा जाता है, उपकल्पना भी कहा जाता है, हाइपोथेसिस इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो भी बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में, जैसे वेस्टर्न हीन, वेस्टर्न हाइन जो ये मैक्स वेबर जी के अनुसार है, इसको मैं सरल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उससे संबंधित देखिए उसका नोट्स नीचे ही साइड में ही है। ठीक है ना। इसको शुरुआत में हार्मोनेटिक्स कहा गया था, बाद में इसको वेस्टर्न हाइन के नाम से संबोधित किया गया। तो उसको मैं सरल शब्दों में थोड़ा सा व्यक्त करना चाहूँगा। सरल शब्दों में इस प्रकार से बच्चों, देखिए जिस प्रकार से एक मूर्तिकार जो होता है या जो कलाकार होता है या पेंटर होता है, जब कोई चीज़ प्रतिमा को बनाता है तो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने से मतलब यहाँ पर ये है कि बारीकियों को अगर वो नहीं समझेगा तो किसी प्रकार की मूर्ति को वो सही से शेप नहीं दे पाएगा। सेम आपके वेस्टर्न हीन के माध्यम से, जिसको शुरुआत में हार्मोनेटिक्स कहा गया था, तो वेस्टर्न हीन में भी यही कहा गया है कि आप जब किसी चीज़ पर रिसर्च करें या अध्ययन करें तो उसके अंदर चले जाएं, मतलब उसके स्थान पर अपने आप को रखें, तब जाकर उसके अंदर की बारीकियों को या उसके अंदर के रहस्यों को आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, चाहे वो मानवीय व्यवहार के माध्यम से हो या सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से। जिसे व्याख्यात्मक बोध भी कहा जाता है इसको। व्याख्यात्मक बोध से मतलब समझ रहे हैं कि मतलब
चीज़ों को एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। देखिए क्लियर तभी कर पाएंगे जब आप उसकी चीज़ों को या उसकी समस्याओं को बिल्कुल उसके साथ मिला लें या जोड़ लें, तब जाकर वो चीज़ें सेम टू सेम हो जाएंगी और तब आप उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब उसके अंदर चले जाना। बहुत हल्का उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सरल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, उसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, है ना, खेलते कूदते हैं, और एकाएक दिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का व्यवहार उसका आपको दिख रहा है। तो पहले तो यही होता है कि भाई तुम्हारा व्यवहार बदला सा हुआ क्यों है। तो उस व्यवहार की बदलने के जो रीज़न्स हैं, ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए आप उसको उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे है, तो तब जाकर उसकी आप व्याख्या कर सकते हो कि इस जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसके पीछे ये कारण है। तो उसके स्थान पर अपने आप को रखना पड़ता है या उसके अंदर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही कहलाता है व्याख्यात्मक बोध, और इसको क्रियाओं के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। देखिए इसमें प्रयोजनात्मक बोध भी है। प्रयोगात्मक बोध से मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली वे में समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, घटनाओं को एक सूत्र में नहीं बांधेंगे, तब तक आप निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकते। तो कुल मिलाकर इसको शॉर्ट में इतना ही समझाना होगा, अदरवाइज़ तो बाकी नोट्स में सब चीज़ें हैं ही हैं, ठीक है। इसमें विवेक, बुद्धि और तार्किकता के आधार पर इसको समझा जा सकता है, ठीक है। परिस्थितियों के आधार पर समझाता है, गणितीय बोध के माध्यम से तार्किकता के आधार पर, परानुभूति और आधारित बोध। परानुभूति से मतलब होता है कि पहले से इसके बारे में जानकारी होना, एक आभास होना, उसे कहते हैं परानुभूति, ठीक है। प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात जो दिखाई दे, प्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है, जो क्लियर दिखाई दे आपको, है ना। विवेचनात्मक बोध से मतलब यहाँ पर होता है जिसमें विवेक और बुद्धि का प्रयोग किया जाए, उसको चीज़ों को, परिस्थितियों को समझा जाए, तब वो कहलाता है विवेचनात्मक बोध, जिसमें लॉजिकल फैक्टर्स का होना बहुत, और बाद में कंक्लूजन हो जाता है। उसी प्रकार से देखें और टॉपिक में हर्मेटिक्स भी उसी के माध्यम से, देखिए पेपर में कभी कभी हर्मेटिक्स आता है, कभी कभी आपका वेस्टर्नाइन आता है। शुरुआत में इसको हर्मेटिक्स नाम दिया गया था, है ना, जो कि आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। बाद में इसको वेस्टर्नाइन शब्द जो मैक्स वेबर जी ने दे दिया है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर जब क्वेश्चन आता है तो अगर वेस्टर्नाइन पूछ लिया गया तो आपने हर्मेटिक्स नहीं बताया तो भी नंबर कट जाएंगे, हर्मेटिक्स पूछा गया तो वेस्टर्नाइन नहीं बताया तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। चाहे हार्मोनिक्स पूछा जाए तो वेस्टर्नाइन पूछा जाए, दोनों जैसा ही पूछा जाए, एक चीज़ ही पूछा तो आपको दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करना ही होगा। क्लियर है बच्चों। वैसे ही आगमन और निगमन पद्धति की अगर मैं बात करूँ, सोशल फैक्ट तो बड़ा सिंपल सा है, आपके इमाइल दुर्खिम के द्वारा है, बड़ा आराम से बच्चा कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्षवाद तो कॉम्टे जी के द्वारा है ना। देखिए इसमें पॉपर के प्रत्यक्षवाद भी, क्योंकि देखिए कॉम्टे जी के द्वारा दिया गया प्रत्यक्षवाद और पॉपर के द्वारा दिया गया प्रत्यक्षवाद थोड़े से सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो प्रत्यक्षवाद मतलब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सभी तथ्यों की जानकारियों को हासिल करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। सेम टू सेम वैसे ही पॉपर भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा कहने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, अदरवाइज़ दोनों का जो मतलब कहने के जो तरीके हैं वो एक जैसे ही नज़र आते हैं। कॉमन सेंस तो बड़ा सिंपल सा है, साधारण ज्ञान जिसे कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप देखते हो तो उसको जब पहली नज़र में जो एक्सप्लेन करते हो, मतलब आपको जो उसकी परिभाषा नज़र आती है तो कॉमन सेंस कहलाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे भारत देश में वेज खाने वाले ज़्यादा लोग हैं या नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। नॉर्मली लोगों का ये आंसर रहता है कि सर वेज खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और नॉन वेज खाने वाले लोग कम हैं। लेकिन शोध के बाद जब पता लगा कि नहीं भैया, मात्र 90%, मतलब मात्र तो नहीं कहेंगे, सॉरी 10%, मात्र 10% लोग जो हैं प्योर वेजिटेरियन है और 90% लोग जो हैं नॉन वेज खाने वाले हैं। मतलब कॉमन सेंस में ये होता है कि जब कोई चीज़ आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके मन में, आपके दिमाग में जो एक छवि बनती है, ठीक है, जो एक धारणा बनती है, जो एक परिभाषा बनती है, वही कॉमन सेंस कहलाती है। वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। शोध के बाद आप फिर सही नतीजों पर पहुंचते हैं तो वो कहलाता है कॉमन सेंस, ठीक है। ज्ञान का समाजशास्त्र भी ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कार्ल मैनहीन इत्यादि कई राइटर्स को जोड़ा गया है। आगमन और निगमन सबसे बढ़िया तो यही चीज़ है, बच्चे अधिकतर इसको
पढ़ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या किताब में जो भी नोट्स दिए हैं उसके माध्यम से समझ नहीं पाते। बहुत सिंपल सा है, उसको सिर्फ याद करने का मैं तरीका बताता हूँ शॉर्ट में आपको। देखिए आगमन, उसमें बड़ा आ रहा है, आगमन, आगमन मतलब होता है आना, ठीक है ना। तो कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आगमन, तो ये इसमें एक आता है आगमन पद्धति किस चीज़ पे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। तो जो आगमन पद्धति होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, और निगमन जो होती है, जस्ट पलट दीजिए उसको, वो आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ठीक है। जिसमें सिंपल सा उदाहरण है, जैसे आगमन पद्धति में राम मरणशील है, राम एक मनुष्य है अतः मनुष्य मरणशील है। बहुत सिंपल तरीका देखिए इसको, राम मरणशील है, राम एक व्यक्ति है, और डेफिनेटली जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति हो इस धरती पर, ठीक है, उसका जन्म के बाद मरना ज़रूरी है। तो भाई सीधी सी बात है, मरणशील मतलब एक विशिष्ट काम हो गया, राम एक मनुष्य है, मनुष्य एक विशेषता है, और वो मरेगा जरूर, पक्की बात है, आज नहीं तो कल, तो ये इसकी विशेषता हो गया। और दूसरे में क्या है, राम एक मनुष्य, इस भाई मनुष्य है तभी तो राम, राम एक नाम है तभी तो वो मनुष्य है, ठीक है। और अतः मनुष्य मरणशील है, तो वो तो अंत, तो सीधी बात है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। वैसे ही निगमन की ओर अगर आप देखें तो क्या उसी सेंटेंस को पलट दिया गया है, मनुष्य मरणशील है, हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, ये सामान्य चीज़ होगी, हाँ भाई मनुष्य है, मरना तो है ही उसको, आज नहीं तो कल, तो ये सब कॉमन सेंस है, हाँ ठीक है, तो सामान्य चीज़ है। राम एक मनुष्य है, हाँ उस मनुष्य का नाम क्या है, राम है, अतः राम मरणशील है, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया आपका, विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर चला गया, तो ये निगमन पद्धति हो गई। बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आगमन को मतलब निगमन के साथ जोड़ देते हैं, निगमन को आगमन के साथ जोड़ देते हैं, और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। और अरे सॉरी, काफ़ी बढ़िया नोट्स बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से और भी नोट्स हैं सेकंड पेपर को लेकर। तो अब मैं विराम दूंगा अपने इस लेक्चर को। बाकी आप नोट्स अगर पाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।